हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी सीरीज़ में जियोग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 की चैप्टर 2 पे हैं। आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे जियोग्राफी का। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, ये है हमारा चैप्टर 2 क्लास 6 के एनसीईआरटी। दोस्तों, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी सी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो ये जो ग्लोब के बारे में बताया जा रहा है, ये पृथ्वी का ही एक लघु रूप है जो वास्तविक प्रतिरूप है इसका। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाए जा सकते हैं। दूसरा होता है पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। इसे अक्ष कहा जा सकता है। जैसे हमारा इसे ग्लोब होता है, इसमें एक ऐसे रेखा सुई जैसा होता है जिसपे अपने अक्ष पे ये झुकी हुई दिखती है, ये उसी को अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पे वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव हैं। ये जो हमारा ग्लोब हो गया ऐसे, इसमें से यहाँ से और यहाँ से जो बिंदु होती है इसी को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ग्लोब को सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। यह एक काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। तो विषुवत वृत्त किसे कहते हैं? ये जो रेखा है एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। ये हमारा हो गया उत्तरी दिशा, मतलब उत्तरी ध्रुव, और ये नीचे आ जाएंगे तो दक्षिणी ध्रुव। ये है हमारा जो बिंदु है, इसी को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और नीचे आएंगे ऐसा ही बिंदु नीचे है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये जो हमारा ऊपर का एरिया है इसे, तो हमारे ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। तो ये जो विषुवत वृत्त है, इसे वृत्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इधर से आपको आधा दिख रहा होगा और ये गोलाकार है, इसलिए उधर से भी ये आधा होगा, तो इसलिए ये पूरा वृत्त का निर्माण करती है, इसीलिए इसको विषुवत वृत्त कहा जाता है। एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। तो हमारे अक्षांश क्या हो गए? जो ये सारे वृत्त बना रहे हैं ये हमारे अक्षांश हो गए, ये सभी। इसी को समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। ये जो हमारा विषुवत वृत्त होता है यहाँ पे 0 डिग्री से 0 डिग्री होता है, और इसी को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, इसी को इक्वेटर भी कहा जाता है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। तो ये वही बात हो गई, इसके उत्तर में और ये नीचे दक्षिण में।
इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। तो ये जो उत्तर में स्थित सारे रेखाएं होंगी इसे उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजेंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, बट ये हमारे एग्जाम में एक MCQ बन सकता है कि उत्तर और दक्षिणी अक्षांश पर एक ही अंश पे 20 डिग्री अंश पे कौन से राज्य स्थित हैं, ऐसे पूछा जा सकता है। उसमें एग्जाम्पल में दिया जा सकता है, जिसमें एक हमारा आ जाएगा महाराष्ट्र में चंद्रपुर, ब्राज़ील में बेलो होरिजेंटो। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो इसलिए इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश के उत्तर में एवं बेलो होरिजेंटो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। दोनों एक ही अंश पे स्थित है, लेकिन एक उत्तर में है और एक दक्षिण में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिजेंटो 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है। ये जो अपना फिगर 2.3 है, ये जो हमारा फिगर है, इससे ये बात पता चलती है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर होते जाते हैं, अक्षांशों का आकार घटता जाता है। तो हम विषुवत वृत्त से दूर होते हैं तो अक्षांशों का आकार घटता है, क्योंकि कोई गेंद होगी, अभी ये गेंद है तो यहाँ पे जो वृत्त बनेगा वो अलग वृत्त होगा, लेकिन जैसे जैसे ये गेंद के ऊपर वृत्त बनता जाएगा तो उसकी जो साइज है वो घटती जाती है इस तरह से। महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं। विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तर ध्रुव, 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं भी हैं। ये हैं उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में। विषुवत वृत्त के 66 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त और विषुवत रेखा के 66 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। देखिए, ये हमारा विषुवत वृत्त हो गया जो 0 डिग्री सेल्सियस, जो 0 डिग्री पे है, और ये है हमारा कर्क रेखा। ये कर्क रेखा हो गया जो 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव पे है, और ये हमारा हो गया उत्तरी ध्रुव वृत्त जो 66 डिग्री पे है। इसी तरह नीचे आ जाएंगे 23.5 डिग्री पे मकर रेखा और फिर ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त। पृथ्वी के ताप कटिबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से अब सुनिएगा। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो कर्क रेखा मकर रेखा के बीच की जो सभी अक्षांश हैं, वहाँ पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। तो एक यहाँ पे एक फैक्ट भी बनाया जा सकता है कि कौन सी रेखाओं के बीच में सूर्य साल में एक बार सूर्य सिर के ऊपर होता है, ठीक ऊपर। तो ये पूछा जा सकता है कि कर्क और मकर रेखा के बीच में, या मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच में, तो ऐसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है हमें। तो इसको आप जरा ध्यान में रखिएगा। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो जो हमारा कर्क रेखा के ऊपर वाला हिस्सा है उत्तरी गोलार्ध में, और जो दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के नीचे वाला हिस्सा है, वहाँ पे तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है।
उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। तो शीत कटिबंध हमारा कौन सा एरिया कहलाएगा? जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ग्लोब है, सॉरी उतना गोल बन नहीं पाया है, तो ये हमारा हो गया विषुवत वृत्त। इधर ये होगा हमारा कर्क रेखा, इधर मकर रेखा, फिर ये हमारा हो गया दक्षिणी वृत्त, ये हो गया हमारा उत्तरी वृत्त, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। तो जो यहाँ पे जो मौसम होता है, यहाँ पे क्या है, सूर्य की रोशनी कभी भी पूरी तरह से नहीं पहुँच पाता है, इसलिए यहाँ पे हमेशा मौसम जो है ठंडा रहता है, काफ़ी ठंडा रहता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख के समझ सकते हैं, एक मिनट, जैसे आप इसको देखिए, यहाँ पे ऐसे सूर्य की रोशनी एकदम सीधे नहीं पड़ती है, ऐसे सूर्य की रोशनी जैसे टॉर्च की रोशनी ऐसे क्षैतिज दिशा में तिरछी पड़ रही है, ऐसे पड़ती है, तो भी ये कितने एरिया को कवर करेगा? हमारा यहाँ नीचे का एरिया और ये एरिया तो छूट ही जाएगा ना, इस वजह से। देशांतर क्या है? अभी तक हमने अक्षांश पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे देशांतर क्या है। तो देखिए, अक्षांश क्या थे? जो ऐसे वृत्त बनाते थे, ये अक्षांश रेखाएं हो गई, इन्हें हम अक्षांश रेखाएं भी कहेंगे। पर देशांतर में रेखाएं इस तरह से बनाती हैं, तो इन्हें हम रेखाएं कहेंगे। ये कभी भी वृत्त नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि ये कभी भी पूरा सर्कल नहीं कंप्लीट करते हैं, ये सिर्फ उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक ऐसी एक सीधी सी लाइन बनाएंगे, इसलिए इन्हें कभी भी वृत्त नहीं कहा जाएगा। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिणी पर स्थित है। उनकी सही स्थिति को जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यामोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंश में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में या मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है पर एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। तो ये सारी रेखाएं आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आके सारी रेखाएं मिल जा रही हैं, इसलिए इनके बीच की दूरी यहाँ पे शून्य हो गई है। पर इस तरह से देखिए, अगर ये नीचे से जाती है तो ऐसे बीच में थोड़ा सा गैप हो जाता है दो देशांतरी रेखाओं के बीच में, तो इनके जो बीच की दूरी होती है ये ऊपर जाने पे घटती है। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन है। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिमी के लिए अक्षर पश्चिम का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। तो जैसे 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री जो हमारा पश्चिम है वो एक ही रेखा पे कैसे स्थित है। यहाँ पे ये जो सीधी लाइन आ रही है, यही सीधी लाइन इधर भी आएगी, तभी तो ये आधा आधा भाग में 180 डिग्री में होगा। तो यहाँ पे उसी की बात की जा रही है। अब ग्लोब पर अक्षांश समानांतर रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश या देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर और अक्षांश उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगी। तो यहाँ पे अक्षांश और देशांतर के आधार पर बताया जा रहा है कि जैसे 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, हमारा 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहाँ आएगा, ये हमारा 20 डिग्री हो गया और ये 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, तो इन दोनों अक्षांशों के बीच में होगा। और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो हमारा 90 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ होगा,
60 डिग्री। फिर इधर हम जाएंगे तो इधर होगा 90 डिग्री हमारा, इसलिए ये मानचित्र में बताना पड़ेगा। इसको समझने के लिए कागज के पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1, 2, 3, 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क, ख, ग, घ अंक अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वहां कुछ मोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को अ, ब, स, द तथा ध नामों से व्यक्त कीजिए। ये बताया जा रहा है कि ऐसे करिए, समझने के लिए, ऐसे करने के लिए बताया जा रहा है। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाओं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। ये हो गया हमारा ग्रीनविच, जिससे हमारा जो समय होता है, टाइम होता है, उसका मैनेजमेंट कैसे किया गया है, ये उसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ इस मैप में। देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि सूर्योदय के समय जो होती है वो परछाई सबसे छोटी होती है और सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है? तो जब कोई चीज़ सूर्योदय के समय, जब सूर्य उग रहे होते हैं, तब वो हमारे ठीक सर के ऊपर नहीं होते हैं, हमारे मतलब सामने से ऐसे होते हैं, इसलिए परछाई थोड़ी सी छोटी होती है। ग्रीनिच के स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। यामोत्तर पर स्थित जो सभी स्थान होते हैं, वहाँ पे दोपहर कब होगी? जब सूर्य आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है, उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी के लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुणे 4 बराबर 60। ये समय का बताया जा रहा है। ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय मानक है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? यहाँ पे एक क्वेश्चन के पूछा गया है कि हम मानक समय क्यों मानते हैं। अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए, बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा हो गया भारतीय मानक समय, यही है जो देश के बिल्कुल, अभी आप ऐसे देखने पे हमें लगेगा कि इधर तो ज़्यादा है और इधर कम है, बट ऐसा नहीं है। ये हमारे देश का पूरा बीचों बीच का हिस्सा है, जो इलाहाबाद प्रयागराज से होकर जाता है, वही हमारा मानक समय है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे।
भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेटर मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समयानुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? भारत ग्रीनिच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। मतलब हमारा जो समय है ग्रीनिच का, यहाँ वाला, ये 5.5 घंटा आगे है ग्रीनिच से। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण यहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह का जो मानक समय हो वो एक ही हो। जिस तरह से इसमें बताया गया है कि रूस में 11 मानक समय बनाए गए, ऐसे हर देश में लगभग कुछ मानक समय तय किए गए हैं, क्योंकि जब इसमें बताया गया है कि देशांतरी विस्तार अधिक होता है। जैसे ये देशांतरी विस्तार हो गए, जैसे हम मान सकते हैं कि ये हमारा देशांतरी विस्तार है, तो जब ये अधिक हो जाता है किसी देश का, तो वहाँ पे एक मानक समय से काम नहीं चलता है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो इसके लिए वहाँ पे मानक समय की संख्या बढ़ा दी जाती है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर 2। और हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट होंगे तो हम उनके एमसीक्यूज़ भी लेके आएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में आपको एमसीक्यूज़ मिल जाए, जिससे हमारा रिवीजन अच्छे से हो जाए। फिर हम बढ़ेंगे आगे अगले चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।